हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। हमारी सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और जिसमें हम पढ़ रहे हैं भारत की जनसंख्या के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने विश्व की जनसंख्या में बारे में पहले पढ़ चुके हैं, आपको पता ही है। और आज हम पढ़ रहे हैं भारत की जनसंख्या के बारे में, जहां पर हमने जान लिया जनसंख्या वितरण क्या होता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। उसके अलावा हमने देखा जनसंख्या घनत्व के प्रकार क्या होते हैं। हमने जनसंख्या वृद्धि के बारे में जाना। साथ में हमने सर्वाधिक, जैसे हमने ये भी जाना कि अगर हम बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की होती है, कौन से राज्य की है, घनत्व किस राज्य का है, बिहार का है। और फिर उसके बाद में हमने जनसंख्या वृद्धि के बारे में जाना कि मेघालय का है। ठीक है, कुछ आंकड़े भी मैंने आपको दिए जो आपके सामने थे। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या वृद्धि में ही कुछ फैक्ट्स। देखिए, पहले तो इन पॉइंट्स पे आप थोड़ा सा देखिए। यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि 2001 की जनसंख्या कितनी रही है? 102.70 करोड़ रही है। इसको याद कर लीजिएगा। और 2011 की जनसंख्या भारत की, ये भारत की बात हो रही है, ये रही है 121.02 करोड़। बाकी कुछ आंकड़े और हैं। ये आंकड़े आपके किस काम आते हैं? अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आए कि भारत की जनसंख्या की प्रवृत्तियों के बारे में बताएं या उसमें किस प्रकार का परिवर्तन है, तो आप ये आंकड़े दे सकते हैं 1901 का, 1991 का, 1 का और 11 का। ठीक है, आगे हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नता है, क्योंकि क्षेत्रीय विभिन्नता पाई गई है, उससे हम मना नहीं कर सकते हैं। हम ये देखते हैं कि दक्षिणी राज्य जो थे, चाहे हम इसमें केरल की बात करें, हम तमिलनाडु की बात करें, हम महाराष्ट्र की बात करें, है ना, कर्नाटक की बात करें, यहां की जनसंख्या वृद्धि उत्तरी राज्यों की तुलना में कम पाई गई है। यहां पर जनसंख्या जो वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि वो उत्तरी राज्यों की तुलना में क्या हुई है? कम पाई गई है। उत्तरी राज्यों की तुलना में क्या है? कम है। क्यों है? क्योंकि दक्षिणी राज्यों में साक्षरता है, उसी कारण ही कम पाई गई है। सेकंड पॉइंट कि देश के उत्तर पश्चिमी राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा मध्य भारत में एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उत्तरी पूर्वी राज्यों में दक्षिणी राज्यों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर उच्च पाई जाएगी। वही बात है कि भाई आप बात करें दक्षिणी राज्यों को छोड़ दें, तो अगर हम मध्य राज्य की बात करें, हम उत्तरी जो भारत के राज्यों की बात करें, सब जगह जनसंख्या वृद्धि दक्षिणी राज्यों की तुलना में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी राज्य के अंदर साक्षरता का स्तर अच्छा है। एक फैक्ट और आता है कि अगर हम भारत के सर्वाधिक 6 जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये जनसंख्या की दृष्टि से 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या रखते हैं। बिल्कुल सही है सर, लेकिन इनमें फिर भी गिरावट हुई है ना। एक तो होता है ना कि भाई जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन गिरती गिरती दर से। और सर्वाधिक अगर गिरावट की बात करें हम यहां पर, तो महाराष्ट्र में हुई है, और सबसे कम जो गिरावट हुई है आंध्र प्रदेश में हुई है। तो क्या पढ़ा हमने कि टॉप 6 जो राज्य हैं भारत के, जो टॉप 6 राज्य है जनसंख्या में, वहां पर सब में जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन गिरावट हो रही है। सबसे ज्यादा गिरावट आप बोलेंगे सर बढ़ भी रही है, गिरावट भी हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? बेटा बढ़ रही है इसका मतलब यह है कि आप बढ़ तो रहे, आपके नंबर 1 थे 1 से 2 हो गए, ठीक है, बढ़ तो गए, लेकिन उस गति से नहीं बढ़े जिस गति से बढ़नी चाहिए थे, है ना। तो आपके सर्वाधिक गिरावट जो हुई है वो महाराष्ट्र में हुई है। जैसे पिछली बार जितने बढ़े थे उतने नहीं बढ़े, और सबसे कम गिरावट हुई है आंध्र में। जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण पक्ष एवं विशेषता है, ये काफी मोस्ट टॉपिक है। हम ये देखते हैं हमारी जनसंख्या है। अब देखो आगे हम पढ़ेंगे जनसंख्या का संगठन, उसमें होती है जनसंख्या की विशेषता है। तो जनसंख्या भी कई रूपों में होती है। वहां पर आपको किशोर वर्ग मिलेगा, युवा वर्ग मिलेगा, वृद्ध वर्ग मिलेंगे, आपको महिला मिलेगी, पुरुष मिलेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं युवा व किशोर। भारत की जनसंख्या के अंदर भारत को युवाओं का देश कहते हैं, तो युवा व किशोर की संख्या सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना में 10 से 19 आयु वर्ग के जो लोग हैं वो 20.9% है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जाता है कि 2011 की जनगणना में जो किशोर या युवा वर्ग की का अनुपात कितना है, तो 20.9% है ना। ये 10 से 19 आयु वर्ग का अनुपात कितना है? 20.9% है। ठीक है, युवा व किशोर, यहां पर ये बच्चे जो स्कूल है या स्कूल से आगे बढ़ चुके हैं, कॉलेज के अंदर है, तो यहीं से हमारा पूरे भारत का भविष्य है। इसलिए इसे संभावनाओं से युक्त जनसंख्या कहा गया है। तो संभावनाओं से युक्त जनसंख्या किसे कहा गया है? आपके युवा व किशोरों की जनसंख्या को कहा गया है। अब देखिए आपके युवा आ गए। युवा आने के बाद में आपको पता है युवाओं के सामने कई चुनौतियां होती है। आज के समाज में देखिए युवाओं के सामने ये चुनौतियां हैं कि आप उन्हें जैसे लड़कियां हैं तो आप स्कूली शिक्षा के बाद कॉलेज शिक्षा में प्रवेश नहीं दे पा रहे हैं, उनको मानसिक तनाव हो रहा है,
उनके पास में काम करने के लिए कौशल नहीं है, उनके पास में नशे संबंधी आदि कई परेशानियां हैं, तो अगर उनको फोकस करना है तो सरकार ने एक राष्ट्रीय युवा नीति बनाई है और वो बनाई फरवरी 2014 में। कब बनाई है? फरवरी 2014 में। तो राष्ट्रीय युवा नीति बन किसके लिए रही है? इन्हीं के लिए तो बन रही है और फरवरी 2014 में बन रही है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कुछ नहीं है, वही है कि देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना, कि वो पूरी क्षमता का उपयोग कर सके, उसके लिए की नीति बनी है ना। इस नीति के अंदर जो युवा कहा गया है वो 15 से 29 वर्ष वाले को कहा गया है। वैसे तो हमारी जनगणना में 10 से 19 आयु वर्ग को किशोर कहा गया है, युवा कहा गया है, लेकिन इस नीति में 15 से 29 वर्ष वाला, यानी कोई आप में से कोई 15 साल का है, 16 साल का है तो वो भी युवा है, उससे कम है तो किशोर हो गया, और अगर 29 साल तक है तो वो युवा कहा गया है। 2023 तक भारत की जनगणना 135 करोड़ हो जाएगी, ये भी एक इंपोर्टेंट लाइन है। अब देखिए, युवा नीति बना दिया आपने, युवा नीति में कह दिया कि लोगों के अंदर हमको कौशल विकसित करना है, क्षमता विकसित करनी है, जिससे वो देश के विकास में योगदान दे सके। लेकिन कौशल विकसित होगा कैसे? उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए, तो उसके लिए एक नीति आई है, उसको बोलते हैं कौशल विकास उद्यमिता नीति। देखिए, हम चीजों को रटेंगे नहीं, हम एक दूसरे से लिंक करते हुए करेंगे। छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए मैं आपको हर क्वेश्चन तोड़ रहा हूं। आपके पास आएगा कौशल विकास उद्यमिता नीति 2015, देखो पहले तो आई युवा नीति 14 के अंदर, और उसके बाद आई है कौशल विकास उद्यमिता नीति 2015 में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि आपको कौशल विकसित करना तो ट्रेनिंग सेंटर खोलने पड़ेंगे। ट्रेनिंग सेंटर आप जो खोलेंगे, देश भर में जो हो रहे कौशल से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनको ट्रेनिंग सेंटर से जोड़ना है। आपके पास में जो भी, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक वाली है, कंप्यूटर वाली कोई गतिविधि है, आप कुछ पढ़ाना चाहते हैं, तो उन सभी गतिविधियों को आपको ट्रेनिंग सेंटर से जोड़ना होगा। ठीक है, आगे जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं? अब शब्द काफी छोटा है लेकिन काफी महत्वपूर्ण है। मैं एक छोटा सा उदाहरण लूं, ये ब्लैक बोर्ड का संगठन क्या है? तो आप बोलेंगे सर, इस ब्लैक बोर्ड का संगठन ये है कि ये थोड़ा सा प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है, थोड़ा कांच होगा, थोड़ा अलग अलग पार्ट्स होंगे। तो वैसे जनसंख्या किन संगठनों से बनकर मिली है? देखिए, जनसंख्या संगठन का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र में, ये मान लीजिए कोई क्षेत्र था, वहां पर जनसंख्या की जो विशेषताएं होती है, जनसंख्या की जो विशेषता होती है उसे ही हम जनसंख्या संगठन कहते हैं। अब जनसंख्या की विशेषता कैसी होगी सर? वहां के लोग ग्रामीण है या नगरीय, ये देखना। वहां के लोगों के व्यवसायिक संरचना क्या है, वो प्राथमिक कार्य में संलग्न है या फिर वो द्वितीयक कार्य में संलग्न है, वो तृतीयक में है, वो चतुर्थक में है, वो पंचम में है, ये देखना। उनकी आयु संरचना देखना कि वो युवा है, वृद्ध है। उनका लिंगानुपात देखना कि वो स्त्री है या पुरुष है। ठीक है, उनकी साक्षरता देखना, उनकी भाषा धर्म देखना। तो ये सब चीजों को देखना, यानी उनकी विशेषता के बारे में जानना ही जनसंख्या संगठन है। तो एक डायग्राम बना सकते हैं और एक लाइन लिख सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या की विशेषता ही जनसंख्या संगठन कहलाती है। ठीक है, हम पहले संगठन की बात करते हैं, ग्रामीण नगरीय संगठन। यहां से क्वेश्चन आता है कि 2011 के अंदर ग्रामीण जनसंख्या है 68.8%, लिख लीजिएगा 68.8%। अगर आप इसको 100 में से घटाएंगे तो 31.2% क्या हो जाएगी? नगर की हो जाएगी। ये गांव की हो जाएगी, ये रूरल हो जाएगी और ये अर्बन हो जाएगी। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यूपी में है, क्योंकि यूपी में ही जनसंख्या ज्यादा है तो गांव में ज्यादा होगी, वहीं हो जाएगी। सबसे कम जनसंख्या वही सिक्किम में है, जो हमारे पास जनसंख्या का आंकड़ा था। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहां पर है? सिक्किम में है। अब देखिए, नगरीय जनसंख्या कितनी हो गई? 31.2% हो गई। अगर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत की बात करें, नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो वो गोवा आ जाता है। कौन सा रहता है? गोवा के अंदर हो जाएगी, है ना। गोवा के अंदर सारे ही लोग क्या है? नगर वाले हैं, क्योंकि वहां पर लोग पर्यटन घूमने के लिए जाते हैं, देश या विदेशी। अब देखिए, ये सबसे मोस्ट है भाषाई संगठन। भाषा के आधार पर हम कैसे बांटेंगे हमारी जनसंख्या को? तो जो गिरियसन महोदय हैं, उन्होंने 179 भाषा 179 और 544 बोलियां बोली है। तो आपका पहला क्वेश्चन यहां से आता है कि भाषा के आधार पर किसने विघटन या किसने अंतर किया है? तो गिरियसन महोदय ने किया है। कितनी भाषाएं बताइए? 179 भाषा बताइए। कितनी बोलियां बताइए? 544 बोलियां बताइए। अब यहां पर कुछ बोलियां हैं, ऑस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी किरात, इसके अलावा भारतीय आर्य। सबसे मोस्ट लाइन, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो भारतीय आर्य है। ये सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है भारतीय आर्य। ठीक है, चलिए भारतीय आर्य शुरू कर देते हैं। इनमें उपपरिवार बांट रखा है। इंडो आर्य कितनी है? 73% है। 3 है इसमें शाखा, ईरानी, दर्दी, भारतीय आर्य। देखिए, अगर हम थोड़ा भारत का नक्शा देखें तो आपको समझ में आ जाएगा।
भारत से बाहर यानी जो भारत है उसके अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इधर के बाहर भारत से आ हो गए। जम्मू कश्मीर का जो इलाका होगा यहाँ आ गया। अब जम्मू कश्मीर से लोग कहाँ आएंगे? पंजाब में आएंगे, हरियाणा में आएंगे, राजस्थान में आएंगे, एमपी में आएंगे, बिहार में आएंगे, यहाँ से आएंगे। तो यानी ये जो बेल्ट होगी आपकी, ये भारतीय आर्य से रिलेटेड है, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं इसके अंदर दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर की द्रविड़। कौन सी है? द्रविड़। ठीक है, दूसरे नंबर की। अब द्रविड़ के बारे में देखिए, आप द्रविड़ को आप थोड़ा सा देखते होंगे, जैसे क्रिकेटर है राहुल द्रविड़, सब दक्षिण के हैं, तो दक्षिण की बात हो रही है यहाँ पर। इसमें कोई उपरिवार नहीं है। शाखा देखिए उत्तर, मध्य, दक्षिण। देखिए एक तो उत्तर द्रविड़ होगा, एक मध्य होगा और एक दक्षिण होगा। अगर दक्षिण द्रविड़ की बात करूं तो देखिए तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, खत्म बात। मध्य द्रविड़ की बात करूं तो यहां से महाराष्ट्र आ जाएगा, इधर से आंध्र प्रदेश आ जाएगा, तेलंगाना जो हो गया ये आपके पास में हो गया। अब उत्तर द्रविड़ की बात करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास में, यहां पर से मध्य प्रदेश का भाग आ जाएगा, छत्तीसगढ़ का भाग आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा, ये वाला हिस्सा आ जाएगा। तो उत्तर, मध्य, दक्षिण। ठीक है सर, ओके। आस्ट्रिक की बात करें तो इसमें दो परिवार है, आस्ट्रो एशियाई और आस्ट्रोनेशियन। शाखा है मुंडा और मान। मुंडा और मान क्योंकि ये एक तरीके से जनजाति है। अब देखिए जनजाति है तो जनजाति क्षेत्र में रहेगी, तो आपके जो मेघालय वाला हिस्सा हो गया, आपका अंडमान निकोबार वाला हिस्सा हो गया, आपका झारखंड वाला हिस्सा हो गया, आपके महाराष्ट्र के अंदर भी कुछ हिस्सा हो गया, एमपी में कुछ हिस्सा हो गया, जहां जहां पर जनजातियां रहती है वहां पर हम क्या करेंगे? आस्ट्रिक कर लेंगे, जिसको निषाद भी कहते हैं। अगली जो आपके पास में है यहां पर, वो देखिए आप, वो है चीनी। चीनी तिब्बती किरात भी बोलते हैं। तिब्बती म्यांमारी, ये सियामी चीनी, ये परिवार हो गया। शाखा हो गई तिब्बती हिमालय। तिब्बती हिमालय मतलब यानी टॉप का भाग है, यानी आपके पास में हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और इधर सिक्किम हो गया। ठीक है। उत्तरी असम, इसमें केवल अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। बाकी जो भी आपके पास में 7 सिस्टर्स बच गई, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, वो सब कहां आ जाएगा? असम म्यांमार में आ जाएगा। ठीक है। तो आप नक्शे के हिसाब से कर सकते हैं। आस्ट्रिक का मतलब जनजाति वाले लोग, द्रविड़ का मतलब दक्षिणी भाग के अंदर, चीनी तिब्बती का मतलब आप इसको कहां लेंगे? आप जम्मू कश्मीर के आसपास वाला इलाका, और पूरा आपका जो उत्तरी पूर्वी राज्य है वो बेल्ट आ जाएगी इसके अंदर। भारतीय आर्य में हम कहां लेंगे? दक्षिण पश्चिम वाला हिस्सा ले लेंगे। ओके। अब देखिए धार्मिक संगठन। धार्मिक संगठन में आप देखेंगे तो देखिए भारत के धार्मिक समुदाय 2011 के अनुसार हिंदू कितने हैं? 79.8 है। मुस्लिम कितने? 14.2% है। ईसाई ये अल्पसंख्यक में आ गए 2.3, सिख 1.7, बौद्ध, जैन, पारसी। क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पर? सर्वाधिक धर्म वाला जो समुदाय है वो हिंदू है, सबसे कम आता है। तो सबसे कम पारसी है, फिर जैन है, फिर बौद्ध है। कभी और ऑप्शन देगा आपको हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध, तो बौद्ध हो जाएगा सबसे कम। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन देगा तो जैन हो जाएगा। अगर हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और जैन देगा तो जैन सबसे कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास समुदाय हुए। अब क्वेश्चन यहां पर कुछ आंकड़े ये देखे हैं मैंने 1951 के, कि 1951 के अंदर हमारी जनसंख्या जो हिंदू समुदाय था वो 84.1 था, अब 79.8 है। मुस्लिम समुदाय जो हमारे हैं वो हमारे 9.49 था, अब 14.2% है। अब देखिए आप, हिंदू समुदाय कहां मिलेगा? हिंदू समुदाय, भारत एक ये बहुसंख्यक है तो हिंदू समुदाय सब जगह मिलेगा, कुछ हिस्से को छोड़कर। तो बताया है कि जैसे भारत बांग्लादेश की सीमा के पास में, भारत पाकिस्तान से जो जुड़ा हुआ क्षेत्र वहां छोड़कर, जम्मू कश्मीर राज्य मान लीजिए आप, और लक्षद्वीप को छोड़कर सब जगह हिंदू मिल जाएंगे। मुस्लिम की बात करें तो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा जो पाकिस्तान से टच करता है, पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा जो बांग्लादेश से टच करता है, केरल और यूपी के कुछ जिलों में, लक्षद्वीप तो पूरा ही आपका कितना है? आपका लगभग 90% क्या है इसमें? मुस्लिम है लक्षद्वीप में, ये याद रखना आप, 90% मुस्लिम है। कहां पर? लक्षद्वीप में। सिख समुदाय पंजाब वाली बेल्ट में मिलेगा, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। ईसाई कहां मिलेंगे? ईसाई मुख्यतः आपको तटीय क्षेत्र पर मिलेंगे, जैसे गोवा है आपके पश्चिम तट के पास में, गोवा, केरल, क्योंकि वहां पर पहले आए थे आपके पास में अंग्रेज आए थे। फिर जो गांव है जो हमारे, जैसे यूपी के गांव की बात कर ले हम, मणिपुर के गांव की बात कर ले, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, यहां पर भी आपको ईसाई लोग मिल जाएंगे। जैन समुदाय कहां मिलेगा आपको? जैन समुदाय आपको नगरीय क्षेत्र मिलेगा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। और बौद्ध समुदाय कहां मिलेगा? लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। बेल्ट के हिसाब से बता सकते हैं आप, लद्दाख में आपको मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि भूदर्शय पर धर्म का प्रभाव या अभिव्यक्ति आप किस प्रकार देखते हैं? आप कहीं पर भी जाएं, मुझे बताइए, आप कहीं गए हैं, किसी भी क्षेत्र में गए हैं, और वहां पर आप जाकर अगर देखते हैं कि वहां पर अगर मंदिर है, वहां पर एक मंदिर के साथ में वहां पर तालाब भी है, कोई पेड़ की पूजा भी हो रही है, इस तरीके से देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पर हिंदू धर्म का आपका प्रभाव है। किसी गांव में जा रहे हैं, वहां पर आपको मस्जिद दिखती है, मजार दिखती है आपको,
है ना, कब्रिस्तान दिखता है। तो आप क्या बोलेंगे सर, देखते बताइए सर यहाँ पर मुस्लिम धर्म वाले लोग, उनको मानने वाले लोग ज्यादा रहते हैं। तो यानी भूदर्शे पर धर्म का प्रभाव कैसे दिखेगा कि मनुष्य क्या होता है, हम अपनी धार्मिक संरचना को हम किसी आकृति के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम मंदिर मान सकते हैं, मस्जिद मान सकते हैं, गिरजाघर मान सकते हैं, आपके आपके कब्रिस्तान हो सकता है, शमशान घाट हो सकता है। ये तो हम इसमें लिखेंगे कि मनुष्य प्रारंभ से ही अपने धार्मिक भाव को भौतिक संरचना के द्वारा प्रदर्शित करता है, जिसे हम भौतिक प्रदर्शन पे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, शमशान, आपके वृक्ष, इनके माध्यम से हम देख सकते हैं। उससे हम कह सकते हैं कि भूदर्शे पर धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। बिल्कुल आसान है। श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन, ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल आता है। आपके पास में आएगा कि भारत में 2011 में आर्थिक आधार पर, किस आधार पर, आर्थिक आधार पर देश की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। नोट कर लीजिएगा। आता है आर्थिक आधार पर, आप उलझ जाते हैं। भारत में आर्थिक आधार पर देश की जनसंख्या को 3 भागों में बांटा गया है। मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। मुख्य श्रमिक क्या होते हैं? जो वर्ष में आपके 6 माह या 183 दिन काम करते हैं, जिनको काम होता है कम से कम। सीमांत क्या होता है? जो वर्ष में 6 माह या फिर 183 दिन से कम काम करते हैं, यानी ये तो इतना काम करेंगे 183 दिन 6 माह से ऊपर, ये उससे कम करेंगे। और अश्रमिक जो बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल काम नहीं करते हैं। तो भारत में आर्थिक आधार पर जनसंख्या को 3 भागों में बांटा गया है, मुख्य श्रमिक, सीमांत और अश्रमिक। अब एक क्वेश्चन हो रहा है कि भारत में श्रमिकों का अनुपात क्या है 2011 के जनसंख्या के अनुसार? जैसे युवाओं का था ना 20.8, वैसे ही इसका है 39.8%। कितना है? 39.8% है। ठीक है। श्रम प्रतिभागिता दर क्या होती है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। श्रम प्रतिभागिता दर, देखो नाम से पता पड़ रहा है, श्रम यानी लोग, प्रतिभागिता, लोगों की प्रतिभागिता दर कहां पर ज्यादा होगी? मुझे बताइए। हम एक ऐसे राज्य की बात करते हैं, एक ऐसे जिले की बात करते हैं जहां मशीनें ज्यादा है, बहुत ज्यादा विकसित है, तो वहां लोग ज्यादा, वहां ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, या ऐसा क्षेत्र जहां पर आर्थिक विकास कम है, जहां पर ह्यूमन पावर यानी मनुष्य को काम करना पड़ेगा, वहां ज्यादा मिलेगा? सर बिल्कुल सर। यूपी जैसे राज्यों में, बिहार जैसे राज्यों में, हम छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में, उड़ीसा जैसे राज्यों में हमको सस्ते दर पर मजदूर मिल जाते हैं, तो वहां पर श्रम प्रतिभागिता दर ज्यादा होगी। जो विकसित देश होंगे, विकसित राज्य होंगे, जैसे केरल, तमिलनाडु बात करें हम, बेंगलोर की बात कर लेंगे, सिटी की बात करते हैं हम, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर सारा काम मशीनों से होगा। तो इसका मतलब यह है कि श्रम प्रतिभागिता दर का मतलब यह है कि किसी भी क्षेत्र में जहां पर वहां के लोगों को जिस स्तर से, जिस गति से आपके लोगों को रोजगार मिलता है, यानी श्रम मिल रहा है, वो उसकी श्रम प्रतिभागिता दर कहलाती है। आर्थिक विकास अगर निम्न स्तर होगा तो ये उच्च होगी, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ज्यादा मतलब ह्यूमन पावर होगा। लेकिन जहां उच्चतम दर होगी वहां मशीनी पावर ज्यादा होगा, तो ये निम्न हो जाएगी। बिल्कुल आसान है। भारत में श्रम सहभागिता दर की स्थानिक भिन्नता, बिल्कुल आप इसको देखिए कैसे करेंगे। आपको बोल रहा है कि ये सहभागिता दर स्थानिक रूप से भी अलग अलग है क्या? है सर अलग। अगर मैं पंजाब की बात करता हूं, मैं हरियाणा की बात करता हूं, मैं यूपी की बात करता हूं, मैं राजस्थान की बात करता हूं, तो यहां पर जो आपको श्रम मिलेंगे वो किसान के रूप में मिल जाएंगे सर। ठीक है सर। अगर मैं यहाँ पर लद्दाख की, जम्मू कश्मीर की बात कर लेता हूँ, पश्चिमी राजस्थान की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगे? आपको किसान के अलावा क्या मिल जाएंगे? आपको चरवाहा मिल जाएंगे सर। ठीक है। अगर मैं मान लीजिए झारखंड की बात करता हूँ, छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ, मैं मध्य प्रदेश के इस भाग की बात करता हूँ, तो यहाँ पर जो लोग मिलेंगे वो क्या मिलेंगे सर? यहाँ पर मजदूर मिल जाएंगे सर। तो श्रम प्रतिभागिता दर क्या हो रही? बदल रही है। लेकिन मैं केरल की बात करता हूँ, कर्नाटक की बात करता हूँ, महाराष्ट्र की बात करता हूँ, तो यहाँ द्वितीयक उत्तीयक कार्यों में संलग्न लोग ज्यादा मिलेंगे। तो इसमें लिखना क्या है कि भारत में श्रम सहभागिता दर स्थान के हिसाब से, राज्यों के विकास के हिसाब से अलग अलग पाई जाती है। जैसे यूपी है, बिहार है, आपके पास से पंजाब है, हरियाणा है, पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पर कृषक, आपके झारखंड है, आपके उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर मजदूर वर्ग। जबकि आपके जो बड़े आर्थिक क्षेत्र हैं, या फिर आपके केरल, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर द्वितीयक तृतीयक कार्यों में संलग्न जनसंख्या ज्यादा पाई जाएगी। इस प्रकार श्रम की सहभागिता दर हर अलग अलग राज्यों में अलग अलग पाई जाएगी।
2011 की जनगणना में अगर इसकी बात करें सबसे ज्यादा श्रम सहभागिता दर कहां पाई जाती है, तो वो है आपके पास में हिमाचल प्रदेश। याद कर लीजिए ना, परसेंट में सबसे ज्यादा श्रम सहभागिता दर कहां पाई जाएगी? हिमाचल प्रदेश में पाई जाएगी। क्यों पाई जाएगी? क्योंकि ये विकसित राज्य नहीं है ना, इसलिए पाई जाएगी। भारत 2011 की जनगणना में अब क्वेश्चन आता है कि श्रमजीवी जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। वहां पर था आर्थिक स्तर पर, हमने ये पढ़ा था, यहां पर बांटा था आर्थिक स्तर पर, जबकि यहां बांटा है श्रमजीवी जनसंख्या को 4 भागों में। किसान, कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक, अन्य श्रमिक। कृषि मजदूर का मतलब जो खेतों में काम करते हैं, जिनको डेली वेजेस पे पैसा मिलता है, उसकी हम बात यहां पर कर रहे हैं, उन्हें हम कृषि मजदूर कहते हैं। ठीक है, ये 4 हो गए आपके पास। अब आगे देखिए आप, 2011 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में अभी भी हमारे 54% लोग संलग्न है, 54.6, जो कि अभी भी हमारी कृषि पर निर्भरता खूब है। तृतीयक में उसका 41.6 और द्वितीयक में 3.8 है। देखिए अब अगले की लाइन आती है, यूएनडीपी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। जिन्होंने क्या दी थी? मानव विकास रिपोर्ट दी थी। थोड़ा सा क्लिक कीजिए, कब दी थी? 1990 में दी थी ना। सर्वाधिक कौन है? नॉर्वे है ना। तो यूएनडीपी क्या कहता है कि विकास यानी कोई समाज सभ्य जब होगा जब वहां पर आप लैंगिक स्तर पर उनका भेदभाव नहीं करेंगे, लिंग के स्तर पर उनका भेदभाव नहीं करेंगे, यानी उनकी शिक्षा पर, उनकी राजनीति पर, आर्थिक रूप से उनका भेदभाव नहीं करेंगे, तो वही समाज सभ्य होगा। तो सभी के लिए जेंडर शामिल हो विकास में। ऐसा समाज जहां लिंग के माध्यम से शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य में भेदभाव हो, तो वह सभ्य समाज नहीं कहलाएगा। देखते हैं, यूएनडीपी देख रही है तो वो बता रही है कि ऐसा समाज जहां पर आप लड़कियों को आप राजनीति में मौके नहीं दे रहे हैं, उच्च शिक्षा में मौके नहीं दे रहे हैं, स्वास्थ्य में मौके नहीं दे रहे हैं, आप उनको अधिकार मानते हैं कि अच्छा खाना तो लड़कों को मिलना चाहिए, लड़कियों को नहीं मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है अब तो, लेकिन फिर भी कहीं पर हो, तो वो समाज सभ्य समाज नहीं होगा। और इसी में ही 22 जनवरी 2015 को सरकार क्या जो लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए, बच्चियां हैं उनको मजबूती देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए एक योजना आती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आ रही है 22 जनवरी 2015 को। कब आ रही है भैया? 22 जनवरी 2015 को आ रही है। और क्यों आ रही है? लैंगिक भेदभाव को मिटाने के लिए आ रही है। क्यों आ रही है? बालिकाओं के संरक्षण के लिए आ रही है, उनके सशक्तिकरण के लिए आ रही है, उनको विकास में भागीदारी, उनको आर्थिक, सामाजिक या शिक्षक जो भागीदारी है उसमें शामिल करने के लिए आ रही है। तो बेटा आपका ये चैप्टर हो चुका है पूरा। इस चैप्टर में छोटे क्वेश्चन बनेंगे। छोटे क्वेश्चन आपके पास में ये बन सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व का सूत्र कैसे क्या होता है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? यूपी है। अगर उसमें घनत्व वाला राज्य बिहार है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। साथ में सर्वाधिक भाषा वाले पर हमने फोकस किया और यहाँ पर हमने श्रमजीवी जनसंख्या इनमें फोकस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैं अभी इसको इस तरीके से लेके आ रहा हूं क्योंकि समय कम बचा है। मैं रीट एग्जाम से कल ही फ्री हूं। अब मैं आपको थोड़ा सा जल्दी ही हर चैप्टर के बारे में ब्रीफिंग करूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। आप बस यूं ही पढ़ते रहें।